नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज आपके लिए लेके आए एक नई प्रश्नावली जिसका नाम है शब्दों का सार्थक क्रम, यानी लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, आपने जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, उनमें आपने देखा होगा कि 2 या 3 से मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे राजस्थान से संबंधित हो, चाहे भारत से संबंधित हो, हर जो एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें कौन सा क्वेश्चन देखने को ज्यादातर मिलता है? वो है शब्दकोश में शब्दों को ढूंढना या क्रम से व्यवस्थित करना। यह क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन जितना ज्यादा कंपटीशन हुआ है उसमें जो क्वेश्चन है उनका तरीका चेंज हो गया है, यानी आजकल एक क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वैसे तो ये प्रश्नावली इसी आधार पर है, लेकिन आजकल क्या हुआ है, कंपटीशन जितना ज्यादा हुआ है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम यानी न के बराबर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाने लग गए हैं। तो हम उन्हीं की चर्चा करते हुए आज हम बात करेंगे कि कोई भी जो शब्द है उसको व्यवस्थित क्रम में किस आधार पर करेंगे, उनके क्या नियम होंगे। तो उनकी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो शब्दों को व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है इसका आधार क्या है या इसका अर्थ क्या निकलता है कि शब्दों को व्यवस्थित क्रम में क्यों आधार किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी जो वास्तविक घटना है, वास्तविक या निश्चित घटना, कोई भी वास्तविक या निश्चित घटना हो, यानी इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई काल्पनिक चीजें हैं उनको हम व्यवस्थित क्रम में सुव्यवस्थित नहीं कर सकते। काल्पनिक तो किसी के मन में कुछ हो सकता है और किसी के मन में कुछ हो सकता है। हमें ध्यान रखना है, एक तो वो वास्तविक होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, यानी रियल और डेफिनेट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? सर्वत्र स्वीकार, यानी सर्वत्र स्वीकार की जाने वाली अवधारणा। अगर कोई भी नियम है, कोई भी अवधारणा है, कोई भी सिद्धांत है तो वह सभी के लिए समान होगा। जैसे न्यूटन के नियम के सिद्धांत है तो वो आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए सेम है। बल के नियम है, गति के नियम है, तो जितने भी जो नियम है, कोई अवधारणाएं होती है, कोई परिकल्पनाएं होती है, कोई सिद्धांत होते हैं, ये सभी के लिए सेम हो गया। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई और हो, तो सभी के लिए सेम होती है। तो ध्यान रखना, जब शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनमें एक तो होनी चाहिए वास्तविक या निश्चित घटना होनी चाहिए या सर्वत्र स्वीकार करने वाली अवधारणा होनी चाहिए। इन्हीं को हम सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। किसी भी इमेजिनेशन को, किसी भी ओपिनियन को, किसी भी एडवाइस को, इन्हें हम सार्थक क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। जैसे कि हम कोई उदाहरण लेते हैं कि किन किन चीजों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है और किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सार्थक क्रम में किस आधार पर किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है, पढ़ना, रचना, लिखना और छापना। तो सबसे पहले हमें जो मेन कंसेप्ट होगा वो हमारा इस आधार पर होगा कि ये वास्तविक घटना होनी चाहिए या किसी निश्चित अवधारणा पर आधारित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमें पढ़ने से एक चीज पता लग रही है, पढ़ना, रचना, लिखना, छापना, इन चारों वर्डों को एक बार देखने से पता चल रहा है कि ये शब्दों या लेख को लिखने के आधार पर है। शब्दों या लेख को लिखने के आधार पर सार्थक क्रम है। तो सब अगर किसी भी शब्द को या किसी भी लेख को लिखने के जब सार्थक क्रम में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्रम होगा कि कोई भी लेख होगा या कोई भी शब्द होगा उसे लिखने का काम होगा। लिखने के काम के बाद क्या होगा? उसके बाद होगा रचना, यानी कि जो लेख लिखा गया है उसकी रचना किसने की। जैसे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की, महाभारत की रचना वेदव्यास ने की। तो इसी प्रकार किसी भी लेख को लिखने के बाद में रचना का काम होता है। रचना का काम कंप्लीट होने के बाद में उसे छापा जाता है, यानी छापने का काम
होता है। और छापने के बाद वह पुस्तक या कोई भी लेख है मार्केट में आता है या लोगों के पास आता है तो उसे क्या किया जाता है, उसे बाद में पढ़ने का काम किया जाता है। तो शब्द या लेख को लिखने का जो क्रम है वो क्रम होगा, पहले लिखा जाएगा, उसके बाद रचना की जाएगी, रचना करने के बाद छापा जाएगा, छापने के बाद पढ़ा जाएगा। इसी आधार पर एक दो एग्जाम्पल की और बात करते हैं कि उन्हें सार्थक क्रम में किस आधार पर व्यवस्थित करना है। अब आगे नेक्स्ट उदाहरण की चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट उदाहरण में हम कौन सा क्रम सीखेंगे। तो नेक्स्ट उदाहरण में जब चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जयपुर, भारत, राजस्थान, ब्रह्मांड और संसार लिखा हुआ है। अब हमें कहा जाए कि इन्हें एक व्यवस्थित क्रम में, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक पॉइंट आता है कि ये किस आधार पर है। तो या तो ये स्थान विशेष के आधार पर है, स्थान विशेष के आधार पर, या देश विशेष के आधार पर है। तो सबसे पहले कहां कौन से स्थान की चर्चा की गई, तो हम क्या करेंगे, आरोही से अवरोही क्रम की ओर जाएंगे। तो किसी भी जब कोई भी शब्द समूह होता है उसे सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे दो आधार पर किया जाता है, एक तो अवरोही से आरोही, एक होता है आरोही से अवरोही। तो हमें ध्यान रखना है कि जब तक यह न कहा जाए कि अवरोही से आरोही किया जाए तब तक हमें आरोही से अवरोही यानी छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो सार्थक क्रम सबसे पहले छोटा स्थान जयपुर। जयपुर किसका अंग है, राजस्थान का अंग है। और राजस्थान किसका अंग है, भारत का। यानी एक नंबर पे जयपुर, दो नंबर पे राजस्थान, तीन नंबर पे भारत। और भारत किसका अंग है, भारत संपूर्ण संसार का अंग है, यानी देशों के समूह का अंग है। तो चार स्थान पर आ जाएगा संसार, और संसार किसका अंग है, ब्रह्मांड का अंग। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि जब भी सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसका जो निश्चित क्रम होता है या कोई अवधारणा पर आधारित होता है तो उसी आधार पर हमें उसे व्यवस्थित करना होता है। आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की और बात करते हैं। जैसे बात करते हैं लोहा, सोना, रेत, प्लेटिनम और हीरा। अब हम इनकी बात करते हैं कि इनको किस आधार पर क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सभी कोई भी शब्द समूह है अगर उनको किसी भी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है तो उन्हें किस आधार पर करना है, ये हमारे माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये इनमें कुछ धातुएं हैं लेकिन यह रेत का कोई संबंध नहीं है इनसे। ये धातु तो हो गई लेकिन रेत का कोई संबंध नहीं है, अतः इन्हें धातुओं के आधार पर क्रम व्यवस्थित क्रम में नहीं कर सकते। तो इन्हें हम किस आधार पर करेंगे, इन्हें हम करेंगे कीमत के आधार पर, कीमत के आधार पर व्यवस्थित करेंगे। कीमत के आधार पर इनका सार्थक क्रम करना है हमें। तो कीमत, सबसे कम कीमत किसकी होती है, तो सबसे कम कीमत होती है रेत की। रेत, तो ये रेत। उसके बाद में उससे रेत से ज्यादा कीमत होगी लोहा की, उसके बाद में सोना की, उसके बाद में हीरा की, और लास्ट में सबसे अधिक कीमती होगा प्लेटिनम। तो इसे हमें किसी भी क्रम को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने पर ध्यान रखना होता है कि उनको किस क्रम पर आधारित करना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक दो उदाहरण की और बात करते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि शब्दों को जब सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने आधार पर किया जाता है, और गत परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है वो है नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मिलियन, ट्रिलियन, हंड्रेड, थाउजेंड और बिलियन। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि जब रुपयों की कीमत यानी हम जो हमारे देश की मुद्रा है अगर उन्हें अंग्रेजी के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, यानी हिंदी के आधार पर नहीं अंग्रेजी के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, तो सबसे पहले किस अंकों की गणना होगी और बाद में किन अंकों की गणना होगी, या किन रुपयों की पहले गणना होगी बाद में किन रुपयों की गणना होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 100 यानी सैकड़ा, 100 रुपए के जो गुणांक में होगी वो 100 होगी। फिर आता है 1000 यानी 1000 के गुणांक में, 1000 के गुणांक में आ गया। फिर आता है मिलियन यानी 10 लाख, मिलियन का अर्थ है 10 लाख, और बिलियन का अर्थ है 1 अरब, बिलियन का अर्थ है 1 अरब। और बाद में आता है ट्रिलियन,
100 अरब, यानी रुपयों को जब रुपयों की कीमत के आधार पर उन्हें गणितीय संख्याओं में या अंग्रेजी संख्याओं में व्यवस्थित किया जाता है तो सबसे छोटी यानी 100 के गुणांक में 100 होगा, 1000 के गुणांक में 1000 होगा, 10 लाख मिलियन होगा, 1 अरब बिलियन होगा और 100 अरब ट्रिलियन होगा। इसी आधार पर हम बढ़ते हुए अब चर्चा करेंगे कि जो शब्दों का सार्थक क्रम होता है, लॉजिकल अरेंजमेंट होता है, उसे किस आधार पर बांटा गया है। अब उनके आधार की चर्चा करेंगे और पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं की भी चर्चा करेंगे। तो इन्हें हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रथम भाग की, यानी कि जब कोई घटना या कोई अवस्था, अगर कोई प्रकृति में कोई घटना हुई है, कोई अवस्था परिवर्तन हुआ है, तो घटना या अवस्था, कोई घटना या अवस्था को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। कोई भी घटना या कोई अवस्था है उसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। नेक्स्ट बात करेंगे कोई समूह या वर्ग में वस्तुओं का क्रम, कोई समूह या वर्ग में से वस्तुओं का क्रम व्यवस्थित करना। तीसरा बात करेंगे आरोही या अवरोही क्रम। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा पॉइंट कि किस आधार पर हम क्रम व्यवस्थित करेंगे, वो है शब्दकोश में से शब्द को ढूंढना। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ज्यादातर शब्दकोश में से शब्द ढूंढने का जो चर्चा ज्यादा की जाती है, लेकिन आजकल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा घटना या अवस्था को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने के आधार पर होगा। और इन चारों समूहों की हम चर्चा करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, फिर उनके उदाहरण देखेंगे और गत परीक्षाओं में जो गत एग्जाम में या जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा पहला पॉइंट था उसकी है वो प्रकृति पर आधारित, यानी जो प्रकृति पर कोई अवस्था या घटना है तो इसके आधार पर हम टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है कि 6 वर्ड दिए गए हैं, तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती। अब इसमें यह नहीं कहा गया है कि कौन सा आरोही क्रम है कौन सा अवरोही क्रम है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब कुछ भी ना कहा जाए वो सार्थक क्रम पूछा जाए तो आरोही से अवरोही चलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी पौधे का निर्माण होने की पहली प्रक्रिया है जड़ का। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सार्थक क्रम किस आधार पर है, तो पौधे की निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर है, पेड़ और पौधे के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर है। और सबसे पहले होता है जड़ का विकास, जड़ से तना बनता है। क्या होता है, जड़ से तना बनता है और तने की क्या होती है, फिर शाखाएं निकलती है, यानी कि 1 नंबर पे जड़, 2 नंबर पे तना और 3 नंबर पर उसकी शाखाएं हो जाएगी। शाखाओं पर क्या आती है, शाखाओं पर आती है पत्तियां, तो 4 नंबर पे हो जाएगी पत्ती। 5 नंबर पे हो जाएगा हमारे फूल, पत्तियों के मध्य पे क्या बनता है, फूल, और फूल से क्या बनता है, फल। तो इस प्रकार से हमारा जो पेड़ और पौधे के निर्माण की प्रक्रिया होगी उसमें पहले जड़, जड़ के बाद में तना, तना के बाद में शाखा, शाखा के बाद में पत्ती, पत्ती के बाद में फूल और बाद में फल। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें जो क्रम है इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन और बादल। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो सार्थक क्रम है वो किस आधार पर है। सार्थक क्रम आधार है बादल बनने की प्रक्रिया पर आधारित है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वर्षा होती है, सबसे पहले क्या होता है, वर्षा होती है। तो वर्षा से क्या होता है, हमें जल की प्राप्ति होती है। वर्षा से क्या होता है, जल की प्राप्ति होती है। जल की प्राप्ति होने के बाद में वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन की क्रिया और बादल बनने की क्रिया का जो मुख्य अंग है वो है संघनन। संघनन क्या होता है, बादल बनने की निर्माण प्रक्रिया ही संघनन है। तो संघनन के बाद में बादल का निर्माण होता है और बादल का निर्माण होने के बाद में वापस वही क्रम हो जाएगा, वर्षा होगी, वर्षा से जल प्राप्त होगा, जल से फिर वाष्पन होगा, वाष्पन से संघनन की क्रिया, संघनन की क्रिया के बाद में बादल। तो यह हमारा हो गया प्रकृति पर आधारित या अवस्था या घटना पर आधारित। नेक्स्ट क्रम की बात करते हैं।
अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्रम की चर्चा करते हैं। वर्ग व समूह पर आधारित जो व्यवस्थित क्रम होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो किस आधार पर है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले उसका आधार क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा जो सार्थक क्रम करने का आधार क्लियर नहीं है तो हम किसी दूसरे समूह से भी उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्रम क्या है, शरीर रचना, शरीर संरचना जो आधार क्रम है। तो सबसे पहले क्या है, छाती, ललाट, पेट, कान, पैर और ठोडी, ये शरीर के भाग है और शरीर की रचना करनी है। तो शरीर की रचना करने से सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो होता है ललाट, फोरहेड। उसके बाद में होता है फोरहेड के बाद में है, फोरहेड के बाद में ललाट आ गया, ललाट के बाद में कान, 2 नंबर पे आ गया कान, ईयर। कान के बाद में हो जाएगा हमारी ठोडी, चिन्ह। उसके बाद में आ जाएगा छाती, छाती के बाद में पेट और पेट के बाद में पैर। तो ये शरीर रचना की श्रृंखला में ये इस प्रकार से क्रम हो गया, ललाट, कान, ठोडी, छाती, पेट और पैर। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो किस आधार पर आधारित है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जब भी कोई अपराध होता है उसके आधार पर आधारित हो गया है। यानी कि मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली है या किसी ने किसी का खून कर दिया है, तो उसके आधार पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी जो अपराध होता है, यानी चोरी की है या किसी का खून किया है, तो उसके अपराध होगा सबसे पहले। अपराध के बाद में क्या होगा, जैसे अपराध करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो 2 नंबर पे पुलिस, 1 नंबर पे अपराध। पुलिस ले जाके क्या करेगी, न्यायालय में पेश करेगी। तो न्यायमूर्ति क्या करेगा, हमारा जो अपराध है उसकी समीक्षा करेगा, उसकी चर्चा करेगा और उस पर जो हमारा जब हमारा अपराध साबित हो जाएगा तो उस पर वो क्या होगा, फैसला सुनाएगा। फैसला सुनाने पर हमें क्या मिलेगा, हमें दंड ही मिलेगा। ये तो नहीं है कि हमें वो बरी कर देगा या फ्री कर देगा। जब हमने अपराध किया है तो उस पर फैसला सुनाया जाएगा, फैसला सुनाने के बाद में हमें दंड मिलेगा। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अब आगे बात करते हैं कि जो पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए और उनको किस प्रकार से किया गया है। जो 2 मेन क्रम थे उनकी तो हमने चर्चा कर ली है और उनके आधार पर ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो उसकी चर्चा करें। उसमें 5 शब्द दिए गए हैं, माँ, बच्चा, दूध, रोना, मुस्काना। तो ये जो क्रम है किस आधार पर है। तो सबसे पहले हमें आधार पता होना चाहिए कि किस आधार पर वो क्रम बनेगा। तो सबसे पहले आधार, तो सबसे पहले आधार क्या है कि ये कोई भी बच्चा होगा, अगर कोई बच्चा अगर रोता है, यानी बच्चे का रोना, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ क्या करेगी, उसकी माँ उसे दूध पिलाएगी। यानी पहला क्रम हो गया बच्चे का, बच्चा रोएगा, दूसरा क्रम रोने का, तीसरा क्रम हो गया उसकी माँ उसे दूध पिलाएगी, दूध पीते ही बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये क्रम है बच्चे के रोने पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं उस पे मुख्य पॉइंट ये होगा कि उसका क्रम किस आधार पर है। तो यहाँ पे बच्चे के रोने के आधार पर है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंढक, उकाब या ईगल, टिड्डा, सांप और घास। तो इनका आधार क्या है, इनका आधार है कि इनके भोजन के आधार पर है कि कौन किसका भोजन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घास, घास किसका भोजन है। तो घास किसका भोजन है, घास है टिड्डे का भोजन। तो 2 नंबर पे हो गया टिड्डा। अब टिड्डा किसका भोजन है, तो टिड्डा है मेंढक का भोजन। मेंढक किसका भोजन है, मेंढक है सांप का भोजन। तो ये हो गया सांप। और सांप किसका भोजन है, ईगल का भोजन है। तो ये भोजन के आधार पर हम इन्हें व्यवस्थित करें तो हमारा क्रम हो जाएगा घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और उकाब या ईगल। तो इनका आधार हो गया भोजन और इसमें पहले का था बच्चे के रोने के आधार पर। तीसरा है धागा, कपास, मिट्टी, कपड़ा, चीथड़ा और पौधा। तो इसमें बताया गया है जो आधार है वो कपड़ा निर्माण का आधार है कि कपड़ा का निर्माण कैसे होता है। तो कपड़े का निर्माण कैसे होगा कि जब भी मिट्टी में कोई पौधा लगाया जाएगा जो कपड़े से संबंधित होगा, तो मिट्टी में क्या करेंगे हम, पौधा लगाएंगे किसका, कपड़े का पौधा लगाएंगे। तो पौधे पर क्या होगा, पौधे पर होगा कपास। पौधे का क्या लगेगा, कपास। कपास लगने से क्या होगा, उसके बाद में उससे क्या, कपास से धागा बनेगा। तो नेक्स्ट प्रक्रिया हो जाएगी धागा। धागे से क्या बनाएंगे, धागे से हम बनाएंगे कपड़ा। और कपड़ा बनाने के बाद में जब कपड़ा वेस्टेज हो जाता है तो इसके क्या बनाते हैं हम, चीथड़े। तो नेक्स्ट हो जाएगा चीथड़ा। तो सबसे पहले
मिट्टी, मिट्टी में कोई पौधा लगाएंगे, पौधा किसका लगाएंगे, कपास का, और कपास से क्या निकलेगा, धागा, धागा से क्या बनाएंगे, कपड़ा, और कपड़ा जब वेस्टेज हो जाता है तो उसका बन जाता है चीतड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस आधार पर है, तो आधार है एक वाक्य निर्माण की प्रक्रिया है, वाक्य निर्माण की कह सकते हैं, या एक पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक शब्द होगा, शब्द से क्या बनेगा, वाक्य, यानी जब शब्द से वाक्य बनता है तो पहली प्रक्रिया हो गई शब्द, और शब्द से क्या बना देंगे, वाक्य, वाक्य से क्या बनेंगे, वाक्यांश, वाक्यांश से बनेगा अनुच्छेद, और अनुच्छेद से बन जाएगा एक अध्याय। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने पर है। तो सबसे पहले कौन सा क्रम है, यानी देखिए पहला सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सबसे पहले सी लिख लेंगे। दूसरा क्या वर्ड है, दूसरा ए और ए, तो दूसरा हो गया ए, तो यानी चार क्रम में व्यवस्थित करना है, चारों क्रम में सी ए है। फिर नेक्स्ट है आर 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 और आर, तो तीनों में भी आर आर ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, यहां पी, यहां टी, यहां आर और यहां पी, तो दो में पी है तो सबसे पहले पी आता है, तो दो में पी ऐड कर देंगे पहले। अब देखिए ये जो कारपेट है और ये कार्पस है, इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो इसमें आगे ई है और इसमें आगे यू है, तो सबसे पहले आता है ई, यानी ये कारपेट पहले नंबर पे हो गया और कार्पस 2 नंबर पे हो गया। अब बात करते हैं काट और केरी की, तो काट हो गया, जो चौथा अक्षर है वो टी है और इसमें चौथा अक्षर है आर, तो आर पहले आता है, यानी केरी 3 नंबर पे आ जाएगा और काट 4 नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि जब शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो उनका जो पहला वर्ड है उन्हें पहले लिखेंगे और जो बाद के वर्ड है उन्हें बाद में लिखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन कौन से पूछे गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे जो गए थे एग्जाम में उनमें। तो क्वेश्चन की बात करते हैं कि शहद, फूल, मक्खी और मोम, तो सबसे पहले इनका आधार देखते हैं, और आधार है कि एक फूल है, कोई भी फूल है उस पर मक्खी बैठ रही है, तो कोई भी फूल है उस पर जब मक्खी बैठती है तो मक्खी किसका निर्माण करती है, मक्खी शहद का निर्माण करती है, और शहद से क्या बनता है, मोम, तो इनका जो क्रम होगा वो हो जाएगा फूल, मक्खी, शहद और मोम, तो ये शहद निर्माण की प्रक्रिया हो गई। शहद निर्माण की प्रक्रिया को जब सुव्यवस्थित किया जाता है तो उसका क्रम हो जाएगा फूल, मक्खी, शहद और मोम। नेक्स्ट बात करते हैं लुगदी, मुद्रण, कागज, खरीद और प्रकाशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कागज कैसे बनेगा, तो कागज बनेगा, सबसे पहले लुगदी होगी, यानी पेड़ की छाल से लुगदी बनेगी, लुगदी से बनेगा कागज, कागज बनने के बाद में उसका मुद्रण होगा, मुद्रण के बाद में उसका प्रकाशन होगा, प्रकाशन के बाद में खरीद होगी। तो यह कोई भी किताब है उसके निर्माण की प्रक्रिया है, किताब या कागज निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि महासागर, वर्षा, बादल, नदी और मानसून, इनका जो आधार होगा वो किस आधार पर होगा और इनका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि मानसून आता है, मानसून आएगा तो बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद में क्या होगी, वर्षा होगी, वर्षा का जो जल है वो नदियों में जाएगा और नदियों से जल महासागर में जाएगा। तो ये एक, या तो हम कह सकते हैं मानसून की क्रिया है, मानसून की क्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट है शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर और बालक, यानी कि जब भी कोई एक बालक है या शिशु है, उस बालक या शिशु का जो वयस्क क्रम बताया गया है, यानी कि पहले शिशु फिर बालक, बालक से क्या होगा किशोर, किशोर से वह बनेगा प्रौढ़, प्रौढ़ से बनेगा वृद्ध, यानी कोई भी छोटा बच्चा उसे हम शिशु कहेंगे, जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसे बालक, बालक के बाद में जब वयस्क होगा तो उसे किशोर, किशोर के बाद में प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद में वृद्ध। नेक्स्ट है पचाना, पकाना,
चबाना, निगलना और स्वाद लेना। यानी कि जो हमने खाना बनाया है, हम भोजन करते हैं या भोजन के कर्म पे आधारित है, या जो खाना बनाया है उसका जब हम ग्रहण करते हैं या भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके निर्माण पर, उसके जो व्यवस्थित कर्म पर आधारित है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम भोजन को पकाएंगे। तो पहला नंबर हो गया पकाना। पकाने के बाद में क्या लेते हैं कि बढ़िया बना है या खराब बना है उसका हम स्वाद लेते हैं। तो 2 नंबर पे हो गया स्वाद लेना। स्वाद लेने के बाद में हम क्या होते हैं, उसे चबाते हैं। चबाने के बाद में क्या करते हैं, निगलते हैं। निगलने के बाद में होता है पचाना, पेट में उसे पचाते हैं। तो 1 नंबर पे हो गया पकाना। पकाने के बाद में हम स्वाद लेंगे, स्वाद लेने के बाद में चबाएंगे, चबाई के बाद में निगलेंगे, निगलने के बाद में पचाना। और नेक्स्ट है शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना या शब्दों को शब्द क्रम में ढूंढना। तो इसको जब शब्द क्रम में ढूंढने का क्रम होता है तो उसे किस आधार पर किया जाता है, ये आपको एक विशेष तरीके से बताता हूं कि जब भी किसी अल्फाबेट की शुरुआत करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसे आरोही से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पहला अल्फाबेट सेम है तो 5 है तो 5 अल्फाबेट लिख लेंगे, और इनके जो नेक्स्ट वर्ड है उनको एक क्रम से व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला जो नेक्स्ट वर्ड है ओ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ है। तो सबसे पहले आएगा एच, उसके बाद में ओ और लास्ट में आ जाएगा आर। तो ये इनका 2 अल्फाबेट हमने व्यवस्थित कर लिया। अब तीसरे की बात करते हैं यू। पहले एच की बात करते हैं तो एच वाला क्रम तो यह सेट हो जाएगा क्योंकि एच के साथ कोई दूसरा नहीं है, वो सबसे पहले एच ही आएगा। उसके बाद में ओ के साथ 3 है, देखिए 1 2 और 3। तो इसमें तीसरा लेटर कौन सा है, यू, आर और आर। तो हम जानते हैं कि आर पहले आता है तो आर को व्यवस्थित क्रम से लिख देंगे। उसके बाद में आर के जो कॉमन है उनमें लिखेंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यू आर एस टी है और यहाँ के ई डी है, तो के ई डी पहले आ जाएगा और एस टी बाद में आ जाएगा। अब लास्ट में जो रहा ओ का वो लिख देंगे सेम का सेम, और डब्ल्यू के साथ जो बच गया उसे लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने जो गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे उनकी भी चर्चा कर ली है, सार्थक क्रम को कितने भागों में बांटा गया उनकी भी चर्चा कर ली है। तो आज हमारी ये जो प्रश्नावली है यही समाप्त होती है। अगर हमारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।